चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ये रहा हमारा पहला सवाल। अब देखो, आप बताओ पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन करा दूं या पहले रीजनिंग के करा दूं? आप बताओ, पहले मैथ्स के करा दूं या फिर पहले हम रीजनिंग का कर ले, उसके बाद हम लोग मैथ्स पे बढ़े। हमारा पहला सवाल मैथ्स का सवाल है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। बताइए, पहला सवाल आपके सामने आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा सवाल है। 36 का रिलेशन जो है वो 84 से है, तो बताना है 42 का रिलेशन, मतलब सॉरी, ये एनोलॉजी का सवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहां से ये सवाल यहां पर आया है। ठीक है, तो उस वाले चैप्टर से है, तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए कि क्या होगा आंसर। पहला सवाल आ गया, पहले मैथ्स का 1-2 कर लेते हैं, फिर सीधा हम रीजनिंग पे ले चलेंगे और कुछ सवाल मैं जीके जीएस के भी आपको दूंगा, तो बीच में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मजा आएगा। इस सवाल को पहले करिए कि 36 का रिलेशन अगर 84 से है तो यहाँ पर 42 फिर अनुपात x। अच्छा, रिलेशन नहीं है, मैं बार बार रीजनिंग में चला जा रहा हूं, एनोलॉजी का ये सवाल नहीं है। ये किसका सवाल है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इस सवाल को बनाते कैसे, देखो 36 है फिर 84 है, तो ये अनुपात का मतलब आप जानते हो, इसे अनुपात का मतलब से मैं लिखता हूं x अनुपात y, इसको मैं लिखता हूं x डिवाइडेड बाई y, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, वैसे ही लिख लूंगा, जैसे ये 36 है तो इसको मैं 36 डिवाइडेड बाई 84, और ये जो होता है इसको हम इक्वल टू मानते हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 42 बाई x। तो x का मान हमें निकालना है, आप देख सकते हो, जैसे ये 6 छक्का 36 हो जाएगा और ये 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और ये देखोगे यहां पर कट जाएगा 6 कम 6 और 6 चौको 24। ठीक है, तो ये कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 14 सत्ते 98। ठीक है, तो 98 यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंदिनी सेन जुड़ चुकी है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्की, दीप्ति कुमारी, सचिन कुमार सिंह, सभी का स्वागत है भाई। अंश कुमार, गुर्जर, अंशु प्रिया। ठीक है, अभी मैं रीजनिंग पे भी लेके चलूंगा आपको बीच बीच में। पहले एक सवाल, अभी एक और मैथ्स का सवाल बनाओ। राम ने एक घड़ी को उसकी मूल कीमत की 9/10वीं कीमत पर खरीदा और मूल कीमत से 8% अधिक पर बेच दिया। ठीक है, उसका लाभ हानि कितना है, लाभ या हानि आपसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, वो आप जब हल करोगे इसको तब आपको पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको 10 सेकंड यहाँ पे टाइम दिया करूंगा ताकि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, फिर मैं बताया करूंगा। ठीक है, तो 10 सेकंड 15 सेकंड मैं टाइम दूंगा हर सवाल में, तो आपको क्या करना है, बस बैठ करके उसको पेन पेपर लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, देखो सीख नहीं पाओगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पहले क्लास कर लीजिए, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे हमारा जो चैनल है, चैनल में बोल रहा हूं, प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल देखना, राम ने एक घड़ी को, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, राम ने एक घड़ी को उसकी मूल कीमत की 9/10वीं कीमत पर बेचा। या तो इसको फ्रैक्शन से सीधा कर सकते हो, मतलब रेशियो मान करके, लेकिन हमने कहा कि चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हम कहते हैं कि चलो यहां पर 100 रुपए था। ठीक है, तो मूल कीमत जो था वो 100 रुपए था। हमने ऐसा माना कि ये जो घड़ी की मूल कीमत थी, ये जो लिखा है ना कि बॉट वॉच एट अ ओरिजिनल प्राइस, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, हमने माना ये ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, वो थी 100 रुपीज। तो 100 रुपीज इसका ओरिजिनल प्राइस था, तो इसने खरीदा कितने में, मूल कीमत की 9/10वीं कीमत पर खरीदा। अच्छा, जिस कीमत पे आप कोई चीज खरीदते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, तो कह सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, मूल कीमत का यानी कि 100 रुपए का कितना है, 9/10, तो ये कितना आ जाएगा, 90 रुपीज आएगा। ठीक है, तो 90 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस था, इसका जो मूल कीमत था वो कितना था, 100 रुपए। अब क्या कह रहा है कि मूल कीमत से 8% अधिक पर बेचा, मतलब कि इसने इसको सेल किया, मतलब 90 रुपए पे खरीदा लेकिन बेच रहा है मूल कीमत से 8% अधिक पर, यानी कि 100 रुपए का इसका मूल कीमत था, ये बेचेगा कितने पे, सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 100 से 8% ज्यादा पे बेचेगा, यानी कि 100 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यानी कि ये 108 रुपीज पर इसको बेच देगा, 108 रुपए पर बेच देगा। अब आपसे पूछ रहा है, देखो इसका कॉस्ट प्राइस 90 आया, सेलिंग प्राइस 108 आया,
तो आपसे बस इतना पूछ रहा है कि बताओ इसका लाभ कितना होगा। तो हानि तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये 90 रुपए में खरीदा है और बेच रहा है सेलिंग प्राइस 108 में, तो इसको क्या हुआ है? इसको हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ कितने का है? तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट इसको हुआ है 10 और 8 18 रुपए का। और आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब ये फ्रैक्शन बन गया है, परसेंटेज बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 18 25 90 हो जाएगा। और ये आपको पता है 20 25 100, यानी 20% का क्या हो जाएगा? इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बताओ ये सवाल समझ में आया? मजा आया? ये सवाल आपका था मैथ्स का सवाल, ठीक है? ठीक है सर, आप ही सॉल्व कीजिए ना। धर्मेंद्र तिवारी जी, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, क्योंकि मुझे तो करना ही है, मैं तो आया हूं सॉल्व करने। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो भी मैं 5-10 सेकंड आपको समय देता हूं, उस समय में आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब मैं बीच में ले चलता हूं आपको रीजनिंग के सवाल, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स करते करते ना मजा नहीं आएगा। तो बीच में कुछ रीजनिंग करेंगे, कुछ मैथ्स करेंगे, ताकि मतलब मजा आता रहे, ठीक है? तो ये सवाल रहा, रीजनिंग आ गया है। इसमें आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें गलत कौन सा है, ठीक है? 7वां नंबर सवाल है, थाला फॉर अ रीजन। देखो कितना बढ़िया सवाल पे हम लोग बढ़े हैं। तो ये सवाल आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखो, तो इस सवाल को देखेंगे, इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है। ये सीरीज का सवाल है और क्रैश कोर्स में हम लोग कल ही जो है सीरीज का चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? कल कोडिंग डिकोडिंग, उससे पहले सीरीज पढ़ा था। 3 चैप्टर हमने क्रैश कोर्स में कंप्लीट भी करवा दिया है। अगर किसी को जुड़ना है, जुड़ करके तैयारी करना है पूरा, तो आप क्रैश कोर्स में आ सकते हो, ठीक है? तो अब इस सवाल को कैसे करोगे? ये सीरीज का सवाल है, मतलब ये मिक्स सीरीज है, यानी इसमें लेटर भी है, इसमें नंबर भी है। हमने इसे सवालों में कहा था कि आपको, जैसे ये इसको हम कहते हैं पूरा ये टर्म है, ठीक है? ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो पहले टर्म का पहला लेटर जो है, इसके मतलब दूसरे टर्म के पहले लेटर से क्या रिलेशन है? तो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि भाई एच क्या, के से कैसे संबंध है, एन से क्या संबंध है, क्यू से क्या संबंध है और टी से क्या संबंध है। तो जनरली हम ऐसे ही सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे सर एच है, एच के बाद क्या है? के के बाद एन, एन के बाद क्यू और क्यू के बाद क्या है? टी है। तो अब इसमें देखो क्या कुछ यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। एच आता है 8 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। आप देखोगे सब में कितना ऐड किया जा रहा है? 3, 11 3 14, 14 3 17 और 17 3 20। यानी इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि इसमें बढ़िया पैटर्न बन रहा है। बहुत आराम से देखोगे 3 3 3 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन बीच में यहाँ पर 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 10 है, 10 के बाद कितना है? 20, 20 के बाद कितना है? 43, 43 के बाद कितना है? 90। तो इसमें कौन सा सीरीज बन रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है वो देखो। जैसे ये 10 दूना 20 हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जैसे 20 तिहाई 20, 20 दूना 40, ठीक है? इसको ऐसे लिखो 20 दूना 40, 40 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो 43 आ जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर 43 में देखोगे 43 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 43 दूना कितना हो जाएगा? 86 और 86 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी नंबर दिया गया उसका हमें 2 गुना करना है, ठीक है? ये 20 था तो 20 का 2 गुना किया, 3 जोड़ा। यहाँ पे 43 था, 43 था, उसका 2 गुना किया, फिर 4 जोड़ा। तो मतलब एक बार 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कोई ऐसी संख्या से हमको ऐसी संख्या यहाँ पर होना चाहिए जिसका 2 में मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो वो संख्या कौन सी है? 9 है। तो 9 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूना कितना आएगा? 18, और 18 और 2 जोड़ोगे 20 आएगा। और ये 4 दूना 8 और 8 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो यानी ये वाला जो है ना, यही वाला गड़बड़ है। तो K10 N इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 ना होकर के होना कितना चाहिए? 9 होना चाहिए था। अगर 9 होता तो ये सीरीज बढ़िया से बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 10 आ गया, तो ये क्या है? गड़बड़ है। तो ये पूछ रहा था कि जो टर्म गलत है उसी टर्म को चुनना है, तो ये वाला टर्म गलत है। अब Q और यहाँ पर N K H E का रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आंसर क्या होगा। तो आगे हमें सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? धर्मेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि सर मैथ्स नहीं आता है। ऐसा कैसे नहीं आता भाई? ऐसे कैसे नहीं आता है? आगे बढ़े, ये रहा अगला सवाल। अब चलते हैं आगे, ठीक है? तो ये सवाल जो है सीरीज हमने पढ़ रखा है। अगर आपने पढ़ रखा है तो सवाल तो है ठीक ठाक था, बढ़िया से हो जाता। ये सवाल देखो, यहां पे सवाल देखो, यहां पर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि 1 जुलाई 2022 को रविवार था तो 1 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था? ठीक है, अभी हमने क्रैश कोर्स में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, कैलेंडर का ये चैप्टर है, लेकिन हमने रफ्तार सीरीज में ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था। अगर आपने रफ्तार सीरीज नहीं देखा है तो फ्रीली अवेलेबल है हमारा रफ्तार सीरीज, आपके इसी चैनल पे होगा, तो आप जरूर उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा रफ्तार सीरीज के बारे में। ठीक है, तो वहां पर हमने ये करा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो जरूर जाके देख लेना। 1 जुलाई 2022 को रविवार है, 1 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो 1 जुलाई 2022 है, फिर 2022 को देखो, अगर ईयर सेम ही है तो ईयर से हमको कोई मतलब नहीं होता है। देखो, अगर ईयर सेम है तो ईयर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अगर डेट सेम है तो फिर उस डेट से भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ईयर सेम है, तो जब ईयर बराबर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये मंथ वाला जो है इसकी काउंटिंग करनी है, देखना है कि गैप कितने का है। तो हमने कहा कि सर देखो 1 जुलाई, तो यहाँ पर ये मंथ जो है जुलाई से शुरू हो रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या है नवंबर है, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, देखो जो पहला मंथ होता है जुलाई से शुरू हो रहा है, हमें नवंबर पे जाना है, तो जो पहला मंथ शुरू होता है इसमें हम लिखते हैं बचे हुए दिनों की संख्या, यानी रिमेनिंग डेज आपको लिखना होता है। तो जैसे ये जुलाई का महीना है, इसमें कहोगे सर 1 जुलाई, जुलाई कितने का महीना होता है, तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 होता है, बाद बाकी सब 31 फरवरी को छोड़ करके, ठीक है। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर, तो ये क्या है जुलाई, तो ये 31 का महीना होगा, ठीक है। तो 31 का महीना होगा, इसमें देखो 1 जुलाई यानी 1 दिन बीत चुका है, तो इसको 1 घटा दोगे तो 30 दिन आएगा, तो हम इसमें बचे हुए दिन लिखेंगे, कितना आएगा 30। अगस्त में कितना होता है देखो, तो अगस्त में आप ऐसा कर सकते हो कि सर अगस्त कितने का होता है, ये भी 31 का होता है, तो या तो आप 31 लिखो या फिर इसको 7 से भाग दे करके 7 चौक 28, 28 3 31 यानी कि ऑड डेज लिख सकते हो, तो यहाँ पर 3 लिखो। जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 30 का होता है, तो 2 आएगा शेषफल यानी ऑड डे 2 आएगा। अक्टूबर 31 का होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर जो पहला मंथ है उसमें रिमेनिंग डेज लिखा जाता है, और जो अंतिम मंथ है उसमें डेट लिखा जाता है। कौन सा डेट, तो 1 नवंबर चाहिए, तो यहाँ पर 1 नवंबर लिख दोगे। अब सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ करके 7 से भाग दे दोगे, तो आप बहुत करीब पहुंच जाओगे, मतलब आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो 7 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा शेषफल, ठीक है। अब देखो 2 2 4 3 7 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 3 1 4, तो आएगा कितना, 4 और डेज आएंगे, कितने 4 और डेज। तो 4 और डेज मतलब ये है कि 1 जुलाई को क्या था, रविवार था। अब बस इतना देखना है कि मतलब जुलाई से आप आगे जा रहे हो नवंबर में, तो अगर आप आगे जा रहे हो तो ये 4 दिन जोड़ोगे, अगर आप पीछे जाते तो हम 4 दिन घटाते। तो ये रविवार से हमें 4 दिन आगे जाना है, तो इसमें 4 दिन जोड़ देंगे, तो 4 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, मतलब रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, तो यहां पर गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे यानी कि गुरुवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे कैलेंडर के 2 सवाल भाई, ठीक है। आगे बढ़े, एक सवाल और कर लो, जैसे ये सवाल देखो, ये सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित आकृति आव्यूह को पूरा करिए। तो ये आव्यूह यानी कि ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इस मैट्रिक्स को पूरा करना है। जैसे एक यहाँ पर ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो वैसे करके यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, इसका सवाल आप खुद ढूंढो, क्योंकि सॉरी सवाल कह रहा हूं, आंसर ढूंढो, आंसर पहले आप बताओगे तो मैं फिर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। ये सवाल देखो जल्दी से, सवाल देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने थ्योरी का क्लास मिस किया हुआ है, तो अब मैं आपको यही कह सकता हूं कि आप थ्योरी का क्लास पढ़ लो, क्योंकि मैं हर चीज आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपको कि सर इस चैप्टर में पूरा कैलेंडर समझा दो, पॉसिबल नहीं है ना बाबू, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिस करवाने आए हैं, तो हर क्लास का उद्देश्य थोड़ा अलग होता है। तो जो हमने रफ्तार सीरीज में पढ़ाया था उसको जाकर के एक बार देख लोगे, 2 क्लासेस हुई हैं, 2 घंटा आपका लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो 1.5 घंटे आपको देना है, 1.5 घंटे बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वो सवाल हमने कैसे हल करवाया। जो बच्चों ने देखा है उस चैप्टर को, उनको पता है कि कैसे उसको करना होता है, बहुत आराम से वो कर भी रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको थियरी की क्लासेस अभी देखने की जरूरत है, तो एक बार जाकर के उसको देखो, थोड़ा टाइम लगाओ, ठीक है। सर यहां सिर्फ क्वेश्चन होता है क्या, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, थियरी भी होता है, थियरी में करा चुका हूं, ठीक है। तो उनके लिए आपको पहले से शायद आप पहली बार जुड़े होंगे, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कैप्सूल सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है, कैप्सूल सीरीज में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित आकृति आव्यूह को पूरा कीजिए। कैसे पूरा करेंगे, आप देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखो ना, यहाँ पर 4 पार्ट में बांटा गया था, तो यहां से जब यहां जाओगे तो यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है कि इसका ऊपर वाला पार्ट को यहां पर ये भर दिया जा रहा है, ठीक है, भर दिया गया। अब जैसे यहां से आगे गए तो पहले एक पार्ट को भरा गया, अब यहां से दूसरे पार्ट को भी भर दिया गया, यानी कि 2 पार्ट को फिल कर दिया गया है, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। यहां पे भी देखोगे इसमें 4 पार्ट है, एक पार्ट को भरा गया, फिर यहां पर दूसरे पार्ट को भी भर दिया गया, तो 2 पार्ट भर गए। अब यहां पे देखो कि ये एक पार्ट को भरा गया है, अब यहां से आगे जाओगे तो 2 पार्ट को भर दिया जाएगा। तो 2 पार्ट कहां कहां पे है, ये वाला हो गया, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर क्योंकि इसमें तो 4 पार्ट भर दिया ना, तो वो तो आंसर होगा नहीं। अब ये इनमें से देखो, क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट भरा हुआ है, लेकिन आंसर कौन सा होगा ये देखो हमारा, ठीक है। आंसर देखो, पहली बात कि ये ना सीधा था तो सीधा ही था, ठीक है, सीधा जैसे लाइन थी वैसे ही थी। अब अगर ये वाली लाइन ऐसी है, ऐसी, तो ये ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसे आगे, ठीक है, आगे चल के ऐसी ही होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ना तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। चलो देखो, यहां पर ये वाले लाइंस यहाँ पे है ना, लाइंस, ये लाइंस है। अब ये वाले लाइंस यहाँ पे है, देखो यहाँ भी ये वाला लाइन है, लाइन को नहीं हटाया गया, यहां से इसने लाइन को हटा दिया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब या तो इसमें से या तो इसमें से, देखो
कहीं भी अगर देखो किसी भी फिगर में, तो आपको ऐसे ना कहीं पे कटा हुआ कुछ लाइन नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो कहीं पे कुछ कटा हुआ नहीं दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा, कहीं पे कोई लाइन किसी को काट नहीं रहा है, ठीक है, एकदम सिमेट्री में सब कुछ दिख रहा है। लेकिन ये वाला देखोगे ना तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये काट दिया है बीच में, तो ये वाला लाइन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आपको देखोगे, ये आपको लग सकता है कि सर ये वाला लाइन तो यहां से यहां तक है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ये लाइन बराबर बराबर दूरी पे खींच रहा है ना, बराबर बराबर दूरी पे, तो ये देखोगे ये थोड़ा कहीं भी ऐसा कटा हुआ नहीं दिख रहा है। वो अलग बात है कि क्योंकि ये सीधा लाइन था तो आपको लग रहा होगा कि लाइन तो तब भी है, हाँ लाइन है, लेकिन आप खुद समझो कि अगर आप लाइन नहीं भी खींचते इस वाले लाइन को, ठीक है, इतना ही रहने दो, इसको आप नहीं भी खींचते, ये वाली लाइन अगर पहले से नहीं भी रहती तब भी ये ड्रॉ करता ही ये लाइन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे, जैसे ये वाली लाइन यहाँ पे देखो, इसको हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, क्योंकि हर जगह आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये खींचना ही था इसको, अगर ये नहीं भी होता तब भी इसको खींचना ही होता, ऐसे ऐसे भरना ही होता। तो कहीं भी आपको ऐसा ये ना थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर होना चाहिए, ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों में ही लगभग सेम ही आपको दिखेगा, लेकिन आपको ये वाली लाइन नहीं दिखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर जब लाइन खींचेंगे तो वैसा कोई भी सिमेट्री, सब कुछ सिमेट्री में देखना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल मैट्रिक्स का सवाल था। अब ये जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं आ गया है आपका सवाल यहाँ से ब्लड रिलेशन का। कहां से? ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया है। अब जो ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारे पास, इस सवाल को करेंगे, लेकिन अब चलते हैं, 2 सवाल कर लिया, 2-3 सवाल मैथ्स पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो अब मैथ्स का एक सवाल बनाते हैं, ठीक है, मैथ्स का एक सवाल। ये देखो, ये सवाल कितना बढ़िया सा सवाल है, इस सवाल को करो। ए बी सी और डी केंद्र वाले एक तथा बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार आरेखित किया जाता है कि ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनता है। मतलब कि ये जो वर्ग बना है अंदर, ठीक है, ये वर्ग आपको दिख रहा है, ये जो वर्ग है ना, ये ऐसा वर्ग है जिसका भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो साइड को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं कई बार। तो यहाँ पे ए हमने माना कि भाई जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है, वो साइड कितना दिया है, नहीं भुजा कितना दिया है, वो दिया गया ए बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने लिख दिया 14 सेंटीमीटर। तो इस वाले स्क्वायर का जो भुजा है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है कि इसको ना यहाँ पर ये इसका क्या है, ये इसका ना यहाँ पे जहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये इसका सेंटर है, ठीक है। वैसे हालांकि थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, बट वो सेंटर है, ठीक है, फर्क बनता है। और वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, जैसे कि दी गई आकृति में है। 4 वृत्तों से घेरे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बराबर 22/7 ले। केंद्र वाले, ठीक है, देखो ए बी सी डी जो है वो क्या है, इसका केंद्र है। भले आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे केंद्र कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया परफेक्ट फिगर नहीं है, बट यहाँ पे दिया गया है कि ये केंद्र है। तो ये केंद्र है, तो यहाँ पे भी केंद्र, यहाँ पे भी केंद्र। एक चीज ध्यान दोगे कि अगर वो उसका केंद्र है, जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे ये जो बी जो है इसका क्या है, केंद्र है। कौन सा कलर लूं, येलो लेते, ठीक है, ये क्या है, इसका केंद्र है। तो अगर ये केंद्र है तो आप खुद देखो कि ये टोटल कितना है, ये टोटल है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 है टोटल। तो अब ये देखोगे सारे के सारे ना बराबर साइज के हैं, बराबर साइज के हैं, सब के सब बराबर साइज के आपको दिखेंगे, जितने भी स्क्वायर है सब बराबर साइज के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वृत्तों बराबर त्रिज्या, क्यों, क्योंकि सबकी त्रिज्या बराबर है। तो अगर त्रिज्या बराबर, तो आपको पता है कि सबका जो एरिया होगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर है सबका, तो सबके सब बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ना आधा आधा हो जाएगा, ये देखो आधा आधा हो जाएगा। तो ये टोटल जो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, टोटल क्या है, वो है साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये 14 सेंटीमीटर है, लेकिन जब इसका आधा करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी आएगी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या, यानी कि आर से, जिसको आप डिनोट करते हो। तो कोई भी स्क्वायर होगा, क्योंकि सबका कोई भी सर्कल होगा, सारे सर्कल बराबर ही हैं, सबका त्रिज्या बराबर है, तो त्रिज्या होगी कितनी, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 14/2। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक 14 है और इसका त्रिज्या तो यहीं तक होगा, तो 14 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो कि ये वाला भी आर होगा, क्योंकि सबका त्रिज्या बराबर, ये भी आर, ये भी आर, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, r + r, यानी 2r बराबर कितना हो जाता, 14 हो जाता, ये 14 हो जाता, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाता, 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अब फटाफट से क्या करना है हमें, बस ये बताना है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनक्लोज्ड बाय द 4 सर्कल। तो ये जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, उसका बताना है, उसका एरिया निकलेगा कैसे। तो अगर हम ऐसा करें कि ये पूरा जो हमारा स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल करके, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर मैं इन चारों एरिया को, जो मैं येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं उसको घटा दूं तो बीच वाला एरिया मिल जाएगा। जो बीच वाला जो आपसे पूछ रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सर देखो, ये क्या होगा, ये इसका 1/4 है,
ये सर्कल है ना, तो सर्कल का 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4, तो सारे सर्कल बराबर है और सबका 1/4, 1/4, 1/4 और प्लस 1/4 सब जोड़ दोगे तो आएगा कितना, ये 4/4 यानी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या है कि ये वाला जो येलो कलर से मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इन सब का जो एरिया अगर आपको निकालना है तो वो एरिया कैसे निकलेगा, वो एरिया निकल जाएगा अगर आप किसी एक सर्कल का पूरा एरिया निकाल लो तो यहां पर इन चारों के एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सब 1/4 1/4 1/4 है, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि सारे वृत्त का 1/4 जोड़ लोगे तो एक पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर है वृत्त, तो इसका 1/4 इसके 1/4 के बराबर होगा, इसका 1/4 सब बराबर ही होगा, तो ये सब जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इन चौथाई 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 जोड़ोगे तो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें बस इतना करना है कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर जो हमारा उसका जो क्षेत्रफल होगा, स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है तो ये 14 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये कितना होता है हमारे पास 196, तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्कल का कितना होगा, तो सर्कल का जो यहाँ पर एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का जो एरिया हो जाएगा हमारा वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा सर्कल का, ये कितना पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 क्योंकि रेडियस जो है सबका बराबर है, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि भाई बीच वाले का कितना है, तो मैं ये पूरा आ गया, मतलब ये जो हमारा ये वाला था, ये वाला सबको मिला करके 154, तो ये बाहर वाला जो है यानी कि जो स्क्वायर है, तो 196 में से हम अगर घटा दें इस 154 को तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो शेडेड रीजन आपसे पूछा जा रहा था, जो कि ब्लैक कलर से अंदर में शेडेड है, तो उसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सवाल था ये थोड़ा ऐसा सवाल है कि आपको समझना पड़ेगा तभी कर पाओगे। देखो मैं बहुत इजी सवाल आपके सामने ला सकता हूं आपको खुश करने के लिए कि भाई लो यहां पर इजी सवाल आ गया, ऐसा पूछ दूं कि स्क्वायर बता दो, मतलब ऐसा सवाल ले आऊं कि भाई एक स्क्वायर ले आऊं ऐसे और मैं बोलूं कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका साइड है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर, तुरंत बता दोगे 14 का स्क्वायर से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बस इतना होगा कि आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको एग्जाम में वैसा सवाल लड़ेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या था, आपको 2 चीजें थी, एक तो पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है, ठीक है, आपको स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, और सवाल में पूछ क्या रहा है सवाल आपको समझ में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, रहा अगला सवाल। तो अभी हम लोग मैथ के 2 सवाल करते हैं, फिर मैथ रीजनिंग के 2 सवाल करेंगे। ये सवाल देखो, एक पिता की वर्तमान आयु एक पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु के 2 गुने से 4 अधिक है। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु बेटे से 30 वर्ष अधिक हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। अब इस सवाल को मैं अगर करना चाहूं तो सीधा मैं कैसे करूंगा, ऑप्शन की मदद से करूंगा, ऑप्शन की मदद से। जैसे ये कह रहा है कि तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो इसी में से कोई एक होगी ना, क्योंकि जो पूछ रहा है वही तो यहाँ पे आंसर होगा, तो इसी में से कोई आंसर होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा। जैसे ये देखो, जैसे मान लेता हूं कि मैं फादर की आयु कितनी है, 26 साल है, कितनी है 26 साल, तो मैं चेक करूंगा, कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु, जैसे वर्तमान आयु 26 साल है, अपने बेटे की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो बेटा की आयु कितना हम ले लें कि उसका जो है यहाँ पर 2 गुना करने पे 4 अधिक करने पे आएगा, तो हम कहते हैं कि भाई 11 साल ले लो। अगर बेटी की आयु 11 साल, तो 11 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 22 साल, और प्लस 4 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा 26 साल। मतलब बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 11 साल, और पिता की आयु कितनी हो गई 26 साल। सीधा हम ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि पिता की आयु 26 साल है, यहां पे जो कह रहा था कि बेटे की आयु जो है आयु के 2 गुने से 4 अधिक है, तो अगर मैं बेटी की आयु 11 साल ले लूं तो 11 का 2 गुना 22 होगा, और 22 में 4 जोड़ोगे तो 26, यानी बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 11 साल हो जाएगी। अब अगला जो कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष बाद देखोगे 10 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 36 साल, और ये कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 21 साल। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे से 30 वर्ष अधिक है, तो क्या ये 30 वर्ष अधिक है, बताओ क्या ये 30 साल अधिक है, नहीं, ये 30 साल तो अधिक नहीं है, तो ये हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गड़बड़, यानी पहला वाला कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। और अगर ये आंसर नहीं है तो हो सकता है कि दूसरा वाला भी शायद ही आंसर हो। ठीक है, इधर चेक कर सकते हो आप, 60 को चेक कर लो एक बार, ठीक है, 7 या 56 को चेक कर लो। तो अगर हम 56 को चेक करें, क्योंकि ये दोनों नजदीक है तो हो सकता है ये भी आंसर ना हो, तो इन दोनों में से चेक करते हैं 56 को। ठीक है, तो 56 को अगर चेक करें तो हम मान लेते हैं कि पिता की आयु कितनी है 56 साल, तो हम कोई ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिसका कह रहा है कि 2 गुना करने पे 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 26 दूना 52। ठीक है, हाँ 26, तो ये बेटे की आयु हो जाएगी कितनी 26 साल,
26 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 52, और 52 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा 56 साल। ठीक है, मतलब बेटे की आयु हो जाएगी 56 साल। 10 वर्ष बाद देखोगे तो ये 66 साल हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 36 साल। तो 30 में 36 में जोड़ोगे 30 तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 56 साल इज द करेक्ट आंसर। 56 साल इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऑप्शन की मदद से आंसर निकल गया है। लेकिन आपको लगेगा कि सर ऐसे मत करो सर, मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है, आप एक्स वाई मान करके थोड़ा बताओ ताकि हमें समझ में आए। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान नहीं बेटे की मान लो। ठीक है, तो बेटे की वर्तमान आयु मान लो x साल है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो बेटे का हमने माना सन का वर्तमान आयु कितना है x साल, तो फादर का कितना हो जाएगा, फादर का जो होगा वो कह रहा है कि पिता की वर्तमान बेटे की आयु के 2 गुने यानी कि 2x, 2 गुना से कितना है 4 वर्ष अधिक है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा भाई, 10 वर्ष बाद यानी कि इसमें 10 जुड़ जाएगा और इसमें भी 10 जुड़ जाएगा क्योंकि 10 साल बाद है। तो 10 साल बाद पिता की आयु यानी कि 2x + 4, इसमें 10 साल बाद यानी कि 10 जुड़ जाएगा। तो 10 साल बाद जो पिता की आयु है वो कह रहा है कि अपने बेटे की आयु से 30 साल अधिक है, तो बेटे की आयु 10 साल बाद x + 10 होगा और इससे 30 ज्यादा है तो 30 प्लस कर दिया। अब देखो ये 10 से 10 कट जाएगा और x को इधर ले आओ तो यहाँ पर 2x में से x घटेगा तो x आ जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो 30 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 26 साल। तो x बराबर कितना आ गया 26। तो ये बेटे की आयु है, हमें पता करनी है फादर की। तो फादर की आयु कितनी होगी 2x + 4 यानी कि 26 दूना 52, 52 + 4 कितना 56। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 सवाल हमने यहाँ पर आपको मैथ्स के भी करवा दिए और हमने आपको भी रीजनिंग का करवा ही था। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास लीजिए सर। देखो अब मैं जब टॉपिक वाइज क्लास करवा रहा था तो उस समय कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस करवा दो, अब जब मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू किया हूं तो आप कह रहे हो कि टॉपिक वाइज करवा दो। समझ में आ रहा है? तो आप खुद ही डिसाइड कर लो आप लोग कि आप लोग क्या चाहते हो। और मैंने तो अपना करवा दिया, उधर बहुत सारे प्रैक्टिस, मतलब मैराथन क्लास आप देख लो एक बार, 8 घंटे की मैराथन क्लास है उसको देख लो। और बीच बीच में मैंने तमाम क्लासेस ले रखे हैं, चाहे वो परसेंटेज का हो चाहे टाइम एंड वर्क का हो, तमाम क्लासेस ले रखे हैं। जैसे ये चैप्टर है ये तो मैंने नहीं पढ़ाया यूट्यूब पे, बट इसको मैंने अपने बैच में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स में आते हो तो वहां पे भी आपको पढ़ा देंगे और किसी दिन में पढ़ा दूंगा वैसे, बट अभी हमारा मेन फोकस है प्रैक्टिस करने का, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्या करें, ये सब 10th क्लास में अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका टॉपिक वाइज क्लास नहीं मिलेगा क्योंकि इसका क्लास मैंने अभी ले नहीं रखा है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले कुछ क्लासेस जो है मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए देखो, अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि यही होता है ना कि पढ़ाते हम कुछ और है, बच्चे सवाल कुछ और पूछते हैं, जो पढ़ाया जाता है उस पर फोकस ही नहीं रहता है। ये सवाल देखो अब आ गया ब्लड रिलेशन। अब अगर आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इसका मैंने 2-3 क्लासेस ले रखा है इसी चैनल पे, तो दोनों क्लासेस आप जाकर के देखो यार। जब करा रखे हैं तो फिर आप बार बार परेशान करते हो कि सर थियरी करा दो। थियरी मैं थियरी करा चुका हूं, बहुत सारे क्लासेस ले चुका हूं थियरी के, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो वो आप देखो ना इसी साल हो रखे हैं। पहले का तो आप छोड़ दो, पहले भी मैंने पुराने सालों में भी लिए हैं बहुत सारे क्लासेस, लेकिन इस साल का मैं बता रहा हूं कि इस साल मैंने ये रफ्तार से इसमें करा रखा है ब्लड रिलेशन का चैप्टर, उसको देखो तो आपको ये सब समझ में आने लगेगा। तो ये क्या है कि यदि a + b का अर्थ है, देखो इसमें क्या होता है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो a + b का अर्थ है कि a b का क्या है, भाई है। a* b का मतलब होता है कि a b की बहन है। a#b का मतलब है कि a b की बेटी है। a - b का अर्थ है a b की पत्नी है। तो इसका मान हमें निकालना है, मतलब मान कह रहा हूं, मतलब उसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूं यार, मान वैल्यू क्या है, ये मैथ पढ़ते पढ़ते रीजनिंग में आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ जो है ये c है, माइनस क्या है d है, और प्लस h है, प्लस क्या है t है। तो इसको हमको क्या करना है, इसका रिलेशन ट्री बनाना होगा, और रिलेशन ट्री बना करके बताना है कि h जो है u से कैसे संबंधित है, h u से कैसे संबंधित है। तो ये देखोगे कैसे संबंधित है, तो क्या देखो इस सवाल में क्या कर रहा हूं, तो बस इतना सा देखना है, जैसे यहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है। ठीक है, तो u के बाद c है हैशटैग, तो ये हैशटैग का मतलब हमें पता कहां से चलेगा, तो वो यहां से पता चलेगा। जैसे a#b का मतलब है कि a जो है वो b की बेटी है, मतलब पहला वाला दूसरे की बेटी है। तो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ सकते हो, से वहां पे है कि a b की बेटी है, तो यहाँ पे पढ़ोगे कि u c की बेटी है। तो अगर u c की बेटी है तो u हो गई बेटी किसकी, c की, तो c चला जाएगा
ऊपर। फिर C माइनस D है, तो माइनस का मतलब कहां से पता चलेगा, यहां पे, मतलब A माइनस B का मतलब क्या है कि A B की पत्नी है, तो इसका मतलब है कि C जो है वो पत्नी है किसकी, D की, तो C हो गई पत्नी, तो D हो जाएगा इसका पतिदेव, ठीक है। फिर D प्लस H है, तो प्लस का मतलब कहां से, यहां से मिलेगा, तो प्लस का मतलब होता है कि A B का भाई है, यानी कि D जो है भाई हो जाएगा किसका, H का, और क्योंकि H प्लस T है तो H भी भाई हो जाएगा किसका, T का, ठीक है। अब कह रहा है कि H जो है U से कैसे संबंधित है, यानी H कौन लगता है U का, तो H कौन लगेगा, तो आप देखो इसकी माता जी हैं, ये इसके पिताजी, और पिताजी का भाई क्या लगता है, चाचा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अंकल जी करेक्ट आंसर, ठीक है, अंकल जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चाचा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताओ जल्दी से आगे बढ़ा जाए, प्रैक्टिस हो रही भाई, प्रैक्टिस हो रही है। एक सवाल देखो, ये रीजनिंग का सवाल आपके सामने आ गया है। एक दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अब ये दर्पण प्रतिबिंब का चैप्टर बहुत आसान होता है, बहुत आसान। पिछले साल मैंने 2 घंटे का क्लास लिया था, इसी चैनल पे होगा, और उसमें मैंने जो है ये पूरा करवाया था, मतलब क्या करवाया था जी, हाँ, ये सब फिगर वाले सवाल आते हैं ना, फिगर वाले, तो 2 घंटे में मैंने वो पूरा खत्म करवाया है, पूरा इसी चैनल पे। अब वो आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करोगे ना आप लोग भी। मैंने तो मेहनत करके अपना क्लास ले लिया 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी सवाल 2.5 घंटे का होगा लगभग, पिछले साल लिया था एग्जामिनेशन से पहले। तो उसको जाकर के देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे सवाल कैसे बनते हैं, सब कुछ करा रखा है उसमें, क्लासिफिकेशन का, मतलब जितने चैप्टर आते हैं सारे चैप्टर्स के सवाल उसमें कराए थे। ये सवाल देखो, ये क्या है कि जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। बताओ सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो मतलब कि दर्पण को दाईं ओर, तो दर्पण को यहां पर दाईं ओर रख दोगे, तो दर्पण को ऐसे दाईं ओर रखोगे, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए बस इतना सा ध्यान रखना कि दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी चीज देखोगे ना, तो लेफ्ट वाली चीजें आपको राइट में दिखेंगी। किधर दिखेंगी, राइट में, तो लेफ्ट वाली चीजें राइट में और राइट वाली चीजें आपको लेफ्ट में दिखेंगी। और एक चीज और कि जो जितना नजदीक होगा वो दर्पण प्रतिबिंब में भी उतना ही नजदीक दिखेगा, ठीक है। मतलब दर्पण में आप जितना नजदीक जो चीज रखोगे दर्पण के सामने, जो जितना नजदीक होगा उसका वो वाला पार्ट उतना ही नजदीक दिखेगा प्रतिबिंब में, यानी कि जो भी है यहाँ पर मिरर में दिखेगा, ठीक है। तो मिरर में भी वही दिखेगा, इमेज जब देखोगे तो उसमें भी उतना ही नजदीक दिखेगा। जैसे कि ये वाला देखोगे आप कि ये जो ट्रायंगल है ये नजदीक है किसके, दर्पण के, तो जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगा तो इमेज में भी ये नजदीक ही दिखना चाहिए। तो यानी कि जब इसको बनाओगे तो ये जैसे ये नजदीक है तो ये यहाँ पे नजदीक में दिखना चाहिए हमें, ठीक है, नजदीक में। तो कहाँ पे नजदीक में दिख रहा है, ये तो दूर हो गया ना, जैसे यहाँ पे बनाओगे ये तो दूर हो जाएगा, ये वाला नजदीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब इनमें से कोई आंसर हो सकता है, तो और चेक कर लेते हैं, जैसे ये देखो, और हम चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें तो ये सब दूर ही है, ठीक है। चलो इसमें देखो, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग रंगा हुआ है। तो अब देखोगे कि ये राइट वाला पार्ट रंगा हुआ है, राइट वाला पार्ट, तो हमने कहा कि राइट वाली चीजें लेफ्ट में दिखनी चाहिए, राइट वाली चीजें लेफ्ट में। तो अगर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, रंगा हुआ पार्ट राइट में दिख रहा है, तो प्रतिबिंब में ये लेफ्ट में दिखना चाहिए। यहां पे देखोगे राइट में दिख रहा है, यहां पे भी राइट में दिख रहा है, यहां पे लेफ्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखते ही आंसर आ जाता है, ऐसे सवालों का आंसर आप दे सकते हो, बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अल्फाबेट को, जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग हमने अभी क्रैश कोर्स में 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, तो ये सवाल आप बताओ जल्दी से, जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं। अल्फाबेट का क्या है, टेबा एचला, अच्छा शायद ये सवाल मैंने करवा दिया था, आपको पता है, ये सवाल मैंने क्लास में ही करवाया था। ये पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल है, तो इसको बनाते कैसे ये देख लो जल्दी से, मैं फिर से बता देता हूं। ALPHABET, तो अल्फाबेट को क्या लिखा जा रहा है, TEBAHPLA, ठीक है। तो ये है, अब इसको देखोगे अगर ध्यान से, तो यहां पर क्या है कि इसमें बस इतना किया गया है कि जैसे ए यहां पे था ना, तो इसको उठा करके यहां पे रख दिया गया, टी यहां पे था तो इसको उठा करके यहां पे लाया, एल को यहां पे रख दिया, पी को यहां पे रख दिया, एच को यहां पे, ए को यहां पे, बी को यहां पे और ई को यहां पे। तो मतलब इस ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि बस आपको किसी भी लेटर का, या जैसे ये लेटर है तो इसका पोजीशन बस इंटरचेंज कर देना होता है। जैसे ये पहले स्थान पे था, अब लास्ट में चला गया, टी लास्ट में था, ये पहले पे आ गया, ठीक है। तो बस यही करना है। तो जो काम आपने यहां पे किया वही काम आप यहां पे भी करोगे डिसाइफर के साथ। तो डी जैसे पहले पे है तो ये चला जाएगा लास्ट में, आर अगर लास्ट में है तो ये आ जाएगा पहले पे, ई चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे सवाल का आंसर क्या होगा, और भी चेक करना पड़ेगा, आई आ जाएगा यहाँ पे, फिर पी आ जाएगा यहाँ पे, एच आ जाएगा यहाँ पे और ई आ जाएगा यहाँ पे। तो आर ई एच कहाँ पे है, REH ये वाला गड़बड़ हो गया, REP ये भी गड़बड़। तो ये REHPI
CED इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला सवाल शायद मैंने कोर्स में भी करवाया था। अब देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है, चौथा अलग है, जो अलग है उसको चुनिए। तो इसमें अलग कौन है ये आप बताओ, इसमें कौन सा अलग है? चूज द वन दैट इज डिफरेंट। कौन सा है? दूध यानी मिल्क कहते हैं इसको इंग्लिश में, मिल्क। पानी को हम लोग वाटर कहते हैं, तेल को ऑयल कहते हैं, और चीनी को क्या कहते हैं? शुगर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन है इसमें एक चीज जो अलग है। 3 चीजें तो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, लेकिन एक जो चौथा होगा वो अलग होगा, जो अलग है वही हमारा आंसर होगा। तो आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई अलग कौन सा है, तो अलग मुझे दिख रहा है कि भाई चीनी अलग है। क्यों? क्योंकि दूध एक क्या होता है? लिक्विड होता है, पानी भी लिक्विड है, तेल भी लिक्विड है, लेकिन चीनी जो है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, पता है ना, चीनी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि एक लड़की उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है, वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? ये बताओ, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो ये जो है हमारा क्या, कौन सा सवाल होता है? ये हमारा होता है डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे जैसे लड़की जिधर जा रही है वैसा वैसा हम क्या करते हैं? उसका रास्ता बनाते चलते हैं, रास्ता। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, तो उत्तर होता किधर है? ये ध्यान रखना हमेशा, ये एन होता है, ये ई होता है, ये एस होता है, ये डब्ल्यू होता है। तो मतलब नॉर्थ होता है ऊपर की ओर, ईस्ट होता है इधर, साउथ इधर, और वेस्ट इधर होता है। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यू, एन से एन ई एस और यहाँ पे डब्ल्यू, नेक्स्ट डब्ल्यू से हम इसको याद रखते हैं, नेक्स्ट डब्ल्यू। तो ये जो है हमारा ऐसा दिशा होता है, चारों दिशाएं हैं। तो लड़की मान लो यहाँ पे खड़ी थी, अब ये गई किधर? तो गई है किधर? नॉर्थ में 20 मीटर। तो आप मान लोगे कि चलो नॉर्थ किधर? ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर में गई कितनी? 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 लिख दोगे। तो 20 मीटर ऊपर की ओर गई है। अब इसके बाद क्या कर रही है? 20 मीटर ऊपर की ओर जाने के बाद अब मेरा लाइन जो है यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, चलो मैं सीधा कर देता हूँ। नहीं आपको लगेगा सर आप टेढ़ा टेढ़ा लाइन बनाते हो, सीधा कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो ये जो है बनाया हमने, ये कहा कि चलो ये जो है ना यहाँ से चलना शुरू करती है लड़की, और ये 20 मीटर यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ। अब कह रहा है अपने बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ रही है, तो थोड़ा मुझे जगह चाहिए थोड़ा, तो मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, तो यहां से बाईं ओर मुड़ जाएगी ये, यहां से चलना शुरू करती है, इधर 20 मीटर चलती है, यहां से बाएं, बायां किधर होता है? जब आप इधर जाओगे तो बायां आपका इधर होगा, तो बाएं मुड़ करके 50 मीटर, तो यहां से अब ये इधर 50 मीटर जाती है। ठीक है, 50 मीटर, तो यहां से 50 मीटर मतलब यहां से ऐसे समझो। अब आप खुद ध्यान दो कि अगर ये वाला 20 आपने माना है तो 50 20 से तो ज्यादा ही होगा। अब वो कितना लंबा होगा? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आप नापने तो नहीं जाओगे, लेकिन 20 से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। तो यहां से ये चलता है, मान लो 50 मीटर चलती है। इसके बाद कह रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर। तो यहां से जाने के बाद दाईं ओर तो मतलब आप ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की ओर चलती है 40 मीटर। तो यहां से मान लो ये इधर गई कितनी? 40 मीटर। तो ये हमने मान लिया दूरी कितनी है? ये है 40 मीटर। ठीक है, ये हो गई कितनी? 40 मीटर। तो ये 40 मीटर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चलती है, जैसे इधर जाओगे तो दायां ऊपर की ओर होगा, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो अब वहां से क्या कर रही है? वहां से 50 मीटर चलती है, 50 मीटर। तो यहां से दाएं मुड़ेगी और 50 मीटर। अब आप खुद सोचो कि अगर ये 50 था, ये वाला 50 था, तो ये वाला मतलब यहीं तक, इसके जस्ट सीध में आना चाहिए, सीध में। इससे बाहर आप नहीं निकाल सकते इसको। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये वाली दूरी 50 ली है तो यहाँ लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ये समझो यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई, ये भी कितनी है? कितना है? 50 मीटर है। अब पूछ क्या रहा है कि दाएं मुड़कर 50 मीटर चलते वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब आप खुद सोचो, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये वाली लाइन सीधा इस पे जाकर के यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली है कितनी? ये वाली 40 है, तो ये वाली भी 40 हो जाएगी, और ये यहाँ पे पहुंची है तो 40 और ये 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो अभी ये कितनी दूरी पे है? तो 60 मीटर पे है। कितनी दूरी पे? 60 मीटर पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 30 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि इस पंक्ति में नीलम बाईं ओर से 17वीं है तो दाईं ओर से नीलम की स्थिति क्या होगी? अब ये सवाल बहुत आसान है, ये रैंकिंग का सवाल है। हमने हमेशा आपको बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर क्या होता है? टोटल। मतलब कि कोई पंक्ति है, समझो कि यहाँ पर एक पंक्ति बना हुआ है, एक पंक्ति बना हुआ है ऐसा, यहाँ पर एक लड़की है, एक लड़की ये है, ऐसे करके ना बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे मान लो और भी लड़कियां हैं ऐसे खड़ी हैं एक पंक्ति में। अब मैं कहता हूं कि इसमें से किसी भी एक लड़की का अगर आपको पोजीशन लेफ्ट से राइट से पता हो तो आप टोटल नंबर, आप पर्सन जो भी इसमें होंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी होंगे वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? तो इस लड़की का मतलब लड़की के जगह पे कुछ और भी, लड़का भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट से यहाँ पर
कितना पोजीशन है, तो लेफ्ट से जो पोजीशन होगा और इसी लड़की का राइट से पोजीशन होगा, -1 कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, गर्ल्स, बॉयज जो भी होंगे इसमें पंक्ति में मिल जाएंगे। तो वैसे देखो कि 30 बच्चे उत्तर की, मतलब टोटल यहाँ पे दिया, टोटल कितने हैं, तो टोटल 30 है, ठीक है। 30 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, पंक्ति में खड़े हैं। यदि इस पंक्ति में नीलम जो है वो बाईं ओर से 17वीं है, तो बाएं से कितना है, 17 है, तो ये क्या पूछ रहा है कि दाईं ओर से क्या होगा, तो प्लस राइट -1, ठीक है। तो राइट से कैसे निकालेंगे, तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ 16 बचेगा, 16 उधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, राइट से कितना हो जाएगा हमारे पास 14, तो ये 14वें नंबर पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो लेफ्ट से अगर इतना है तो राइट से कितना होगा, तो आप बहुत आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया, में हर जगह सवाल पूछा गया है। ये सवाल देखो, एक मीनार के तल से, तो एक माना हमने, चलो एक हमारे पास क्या है, मीनार है, ठीक है। तो ये कहां से आया है, तो ये जो सवाल आया है, ये सवाल आपके आया है हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्लास मैंने ले रखा है, वो क्लास मैं कोशिश कर रहा हूं फ्री में अपलोड करवा दूंगा, या लिंक अपलोड करवा दूंगा। वो 1 घंटे 39 या 40 मिनट की क्लास है, उसमें मैंने पूरा ये समझा रखा है कि किस तरीके से इसको बनाना होता है, तो वो मैं अपलोड करवा दूंगा पेड क्लास में भी, और जो फ्री में चाहते हैं तो उनके लिए भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये देखो, एक मीनार के तल से एक सीधी रेखा में 2 बिंदु 5 मीटर, तो मैं कहता हूं कि चलो एक सीधी रेखा है हमारे पास, एक सीधी रेखा ऐसा हो गया, ठीक है। एक ये क्या है, ये मान लो मीनार है, ठीक है। ये क्या है जी, ये है मीनार, चलो मीनार जैसा लगना भी तो चाहिए। ये देखो, कुतुब मीनार देखा है आप लोगों ने, बताओ कुतुब मीनार देखा है कि नहीं जी। ये इसका मान लो तल है, ठीक है। कुतुब मीनार में देखोगे ना तो ऐसे ऐसे ना, ऐसे बने हुए हैं चीजें, टोटल शायद 4 है, शायद 4 या 5 जो भी है, तो ऊपर ऐसे होगा। ये क्या है, ये है मीनार है, ठीक है। ये यहाँ पे मीनार हो गया, ठीक है, ये मीनार है, तो ये हमारा मीनार है भाई। तो इस मीनार को, ये मान लो मीनार का क्या है, टॉप है, तो मीनार से क्या है, कह रहा है कि मीनार के तल से एक सीधी रेखा में 2 बिंदु हैं, 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर है। तो एक जो है वो कितना है, 5 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो है वो कितना, 7 मीटर की दूरी पर। तो ये मान लो इसका यहाँ पर ये है, यहां से ना ऐसे समझ लो, तो ये वाला 20 मीटर की दूरी पर है, ये कितना है, 20 मीटर। तो एक जो पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पर है, ये वाला, और एक जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, ये मान लो कितना है, 5 मीटर। ये कितना है, 5 मीटर। तो यहां से अब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे मान लो अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो आप क्या करते हो कि यहां से एक लाइन, जैसे टॉप है ना, टॉप से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, फिर यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। अब तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, आप तुरंत बता सकते हो किसकी ऊंचाई कितनी है, तुरंत पता चल जाता है, गूगल पे देख सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, इसी का यूज किया जाता था, किसी मतलब मीनार है या फिर हिमालय है तो उसकी ऊंचाई निकालने के लिए इन्हीं चीजों का यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंस है आज भी किया जाता है, लेकिन अब क्या है कि अब आप और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उससे भी कर सकते हो, लेकिन अब भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन अब तो कैलकुलेटर्स हैं, वो सब है, तो जल्दी हो जाता है। पहले मतलब मैनुअली करना पड़ता, तो ये सब भी देख करके किया जाता था, मतलब इसके मदद से ऊंचाई निकाला जाता था, ठीक है। तो ये जो है, ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई मान लो कितनी है, h है, तो ये हमने मान लिया ऊंचाई h। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये 5 मीटर है, यहां से यहां तक टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर। अब यहां पे क्या होगा कि इसको कहते हैं उन्नयन कोण, यानी कि जैसे यहां पर मान लो कि कोई आदमी खड़ा होता और वो खड़े होकर के अपनी आंख से देखता है इसको, इसके टॉप को, तो यहाँ पे जो सरफेस के साथ एंगल बनेगा उसको कोई भी एंगल मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इसको थीटा है, ये कितना है, थीटा है, तो यहां से एंगल जो बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं अपना सर ऊपर उठा के कोई चीज देख रहा हूं तो मेरा जो एंगल बन रहा है सरफेस के साथ, वो जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन आप कोई टॉप पे, जैसे यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहाँ से जब नीचे देखोगे तो आपको अपनी नजरें जो है नीचे झुकानी पड़ेंगी। तो अब जो आपका यहाँ पर ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसके साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कहते हैं यार, डिप्रेशन, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण कहते हैं उसको। तो यहां से जो ऊपर से बनता है, लेकिन अभी हमारा अवनमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवनमन देख लेते हैं कि मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण का एक दूसरे के पूरक कोण है। अब देखो, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जैसे पूरक कोण को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ऐसे दो कोण, जैसे मान लो थीटा है और कोई अल्फा है, दोनों को जोड़ करके अगर 90 डिग्री हो रहा है तो हम उसको कहते हैं, जैसे थीटा और अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का होता है कि दो ऐसे एंगल्स जिनका जो योग है यानी सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर आपने इसको थीटा मान लिया है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यहां पर क्या करना होता है कि आपने साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब सुना होगा। तो यहां पे जैसे देखो, ये मान लो ए, बी, सी और डी, तो किसी भी त्रिभुज में, जैसे मैंने कोई भी त्रिभुज में, आप यहां पर क्या करो, जैसे कि त्रिभुज हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी मतलब बड़े वाले में, तो इस वाले में देखोगे आप से ऊंचाई निकालना है तो tan थीटा आप ले सकते हो।
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, यानी कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका h है, और बेस कितना है, तो बेस है यहां से यहां तक कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे में देखोगे कि त्रिभुज ए सी बी में ले लो, तो ए सी बी में कितना होगा हमारा, फिर से यहाँ पर आप tan थीटा ही ले सकते हो। तो tan थीटा अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो, tan थीटा नहीं, यहाँ पर क्या है 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा लेना होगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम 90 माइनस थीटा, तो ये जो है tan थीटा, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो tan थीटा बराबर फिर से वही लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये कितना हो जाएगा h, और यहाँ पे देखोगे बेस कितना है, बेस हमारे पास, इसका बेस कितना है, तो ये है 5 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, देखो अब tan 90 माइनस थीटा जो होता है, आपको पता है ASTC आपने नाम सुना होगा, ASTC, तो इसमें जितना भी होता है, मतलब 90 के नीचे अगर कोई एंगल आ रहा है, जैसे ये 90 से छोटा ही होगा 90 माइनस थीटा, तो उसमें जो भी बदलते हैं, जैसे tan थीटा cot थीटा में बदलेगा, तो यहाँ पर जितना भी बदलेगा वो बदल करके क्या होगा, वो बदलने के बाद मतलब प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा को अगर आप बदलोगे तो ये होगा cot थीटा, कितना बदल जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये cot थीटा हो जाएगा बराबर h/5। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, अब क्या करो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, h/20 मल्टीप्लाइड बाई h/5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे, अब देखो tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा जो है इनवर्स होता है cot थीटा का, तो ये 1/cot थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1/cot थीटा रखोगे तो cot से cot कट जाएगा तो 1 आएगा, और ये 20 25 100 इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये h स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10, तो इसका जो ऊंचाई है वो कितना आएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको और भी शॉर्ट में बनाया जा सकता है, लेकिन है क्या कि अभी आपको हो सकता है कि शॉर्ट मेथड आपने सीखा नहीं है कभी, तो अभी बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने बहुत बेसिक मेथड से आपको ये बता दिया है। खैर वो जो हमारा क्लास है 1 घंटे का, उसको देखोगे तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने वो ट्रिक भी बता रखा है, तो वीडियो को लाइक वाइक भी कर दीजिए। अब देखो, अब ये सवाल तो मैं आज नहीं करवा पाऊंगा, कुछ सवाल हैं बचे हुए हैं, नहीं एक ही सवाल बचा हुआ है, तो ये आप होमवर्क करना। ये टाइम एंड वर्क मैंने कई बार पढ़ा रखा है, तो टाइम एंड वर्क का सवाल आप खुद से बता ही सकते हो। ये रहा टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का सवाल आप घर पे बैठकर करना एक बार। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल मैंने कई बार इस मतलब मैराथन में करवा रखा है, मैंने रफ्तार सीरीज में करवा रखा है, अगर आप कोर्स में हो तो मैंने श्योर सिलेक्शन बैच में करवा रखा है, मैंने अभी करवा दिया, कुछ दिन पहले भी करवाया आपके क्रैश कोर्स में, तो इतनी बार पढ़ा चुके हैं टाइम एंड वर्क की, अब आपको मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट एक बार देखो यहाँ पर इस सवाल को बनाना घर पे बैठ के। ठीक है, तो ये होता है हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको काफी बढ़िया लगा होगा। अब देखो क्या है कि हो सकता है कि अभी जब मैंने ये सीरीज शुरू किया है तो आपको हो सकता है कुछ डिफिकल्टी आ रहा होगा, क्योंकि जब भी आप कोई नया चीज शुरू करते हो, मान लो आपने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो आप अगर कोई चीज नया शुरू करोगे तो आप जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि रुका हुआ ट्रेन, जब ट्रेन रुक जाता है ना तो उसको चालू करने में बहुत फ्यूल खर्च होता है। ठीक है, ऐसे आप समझो कि जब ट्रेन रुक गया है, धीरे हो गया ट्रेन, तो उसको स्पीड बढ़ाने में ना काफी अपना फ्यूल खर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो रुक जाओगे ना तो फिर स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। लेकिन अगर आप जैसे चल रहे हो, धीरे धीरे ही चल रहे हो, लेकिन चलते चलते रहोगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बस आप स्पीड मेंटेन करके रखे हो अपना, तो बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होगा। लेकिन रुक करके फिर से स्टार्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होता है। एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन क्या होता है कि उसका ज्यादातर जो फ्यूल है वो टेक ऑफ करने में बहुत मतलब उसका फ्यूल खर्च होता है। जितना फ्यूल वो ऊपर नहीं खर्च करता है उड़ते समय, उससे ज्यादा फ्यूल उसको सिर्फ यहां से टेक ऑफ करने में उतना फ्यूल खर्च हो जाता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि जब आप रुके हुए हो, भी समझो खुद को कि भाई मैं रुका हुआ था, मैं पढ़ता नहीं, पहले ये सब नहीं पढ़ रखा है, तो आप समझो कि आप खुद रुके हुए थे। तो अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी। लेकिन क्या होगा कि एक बार फ्लो में आ जाओगे, ऐसे 20-20 सवाल 30-30 सवाल रोज जब बनेगा, 15-15 सवाल, तो आप फ्लो में आ जाओगे, फिर आपको बहुत ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि बस आप टिके रहिए। ठीक है, जो टिके रहोगे तो आप मैदान जंग जीत लोगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे सेशंस ऐसे लेके आऊंगा।